अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिजियोलॉजिक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारे पास दोबारा हैं डॉक्टर चमनलाल साहब और वो हमें गाइड करेंगे पीपीएससी के इंटरव्यू के लिए, जो कि डेट जो अनाउंस हुई है दैट इज़ 4 मई। वेलकम डॉक्टर चमनलाल साहब, थैंक यू सो मच कि आपने हमें दोबारा टाइम दिया। वालेकुम। थैंक यू डॉक्टर शिराज। अच्छा सर, हमारे पास दोबारा कुछ क्वेश्चन रिसीव हुए हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, तो हम लास्ट टाइम के पैटर्न की तरह फॉलो करेंगे उसको कि इंटरव्यू जो क्वेश्चन है उसको वन बाय वन हम आंसर करें। तो उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो सारे क्वेश्चन हम उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जी जी जरूर। अच्छा सर, जो सबसे पहला क्वेश्चन हमें रिसीव हुआ है वो है क्लोजिंग मेरिट से रिलेटेड, कि जो अब हमारा रिटन एग्जाम हुआ है पीपीएससी का, उसका मेरिट कहाँ पर क्लोज हुआ है, किसने क्वालिफाई किया है और कौन क्वालिफाई नहीं कर सका। तो इसके बारे में हमें व्यूअर्स को गाइड कीजिएगा। जी, सबसे पहले तो माशाल्लाह तमाम पास होने वाले को बहुत बहुत मुबारकबाद, इंक्लूडिंग डॉक्टर शिराज, यू टू। थैंक यू। माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म किया और बाकी सबके लिए भी उम्मीद अच्छी है कि नेक्स्ट आने वाले एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे फिजियोथेरेपिस्ट। इंशाल्लाह। और बड़े मास लेवल के ऊपर इतनी सीट्स जो है वो अनाउंस हुई थी, और एक टिपिकल और टफ एग्जाम के बाद जो है फिजियोथेरेपिस्ट ने ये क्वालिफाई किया है, सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। क्लोजिंग मेरिट के हवाले से जो हमारे पास डेटा जो शेयर हुआ है वो काइंडली स्क्रीन पे शेयर कीजिएगा कि जो ओपन मेरिट की सीट थी वो 41 ओपन मेरिट का जो क्लोजिंग मेरिट रहा था, और जो मिनारिटी कोटे की सीट्स का मेरिट था वो 40 था। तो ये नेगेटिव मार्किंग के बाद जो मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिफरेंस है, जो कट उन्होंने लगाया कि जो हम्म। एलिजिबल थे वो 41 से अबव वाले जो है वो ओपन मेरिट के लिए एलिजिबल रहे हैं, और मिनॉरिटी कोटे में जो 40 के लिए थे, क्योंकि इसमें बाकी जो है वो हाईएस्ट मेरिट इंटरव्यू के बाद ही पता चलता है, तो इस वजह से इसके बारे में भी हम नहीं बता सकेंगे कि मैक्सिमम मेरिट जो वो कितना रहा होगा। हम्म। लेकिन लास्ट जो है वो आप देख सकते हैं कि 41 जो है वो ओपन मेरिट का क्लोजिंग मेरिट था। मेरे साथ जो लास्ट कैंडिडेट जिसने क्वालिफाई किया है 425 में से, उनमें जो लास्ट कैंडिडेट है उनके जो मार्क्स थे वो 41 थे। तो अगर किसी ने 41 या 42 मार्क्स स्कोर किए हैं तो वो क्वालिफाई कर चुके हैं, और जिनके इनसे कम है वो क्वालिफाई नहीं कर सके। और दूसरा ये भी कि वो वन पोस्ट के अगेंस्ट 5 सीट्स वाला जो फार्मूला है इंटरव्यू हम्म। के लिए, तो लाजमी ऐसे ही अगर आप फर्स्ट फोर देखते होंगे तो इसका मतलब है कि उनके मार्क्स जो है वो कमोबेश थोड़े से डिफरेंस के साथ एक जैसे होंगे। और हम्म। सेम इसी तरह अगर वो लास्ट तक जा रहे हैं, 400 समथिंग जो मेरे ख्याल से लिस्ट है अप्रूव्ड, तो उसके मुताबिक अगर आप देखें तो ये क्लोजिंग जो 41 के अराउंड ही होगा। ठीक हो गया सर। उसके बाद जो इंटरव्यू डेट अनाउंस हुई है दैट इज 4 मई। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ कुलीग्स को, प्रोफेशनल्स को इंटरव्यू जो कॉल लेटर्स हैं वो रिसीव हो गए हैं, लेकिन कुछ को रिसीव नहीं हुए। तो इसके बारे में गाइड कीजिएगा कि जो 425 कैंडिडेट्स हैं, क्या उन सबका इंटरव्यू सेम डेट को होगा या ये बैचेस के अंदर डिवाइड होंगे, इसके बारे में बताइए। देखिए, इसके लिए तो ऐसा है कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो है वो हंड्रेड्स में है, मतलब कि 400 प्लस है। तो लाइकली है कि एक दिन में इतने इंटरव्यू कॉल होना पॉसिबल नहीं होता। अगर ये सिटी वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाए तो लाइकली है कि पॉसिबल हो जाए, लेकिन अभी सुनने में तो यही है कि लाहौर ही जो है वो पैनल बनेगा इंटरव्यू का, जो इनका ऑफिस है पीपीएससी का, और 4 मई से स्टार्ट किए जा रही है। और कहीं पर भी अगर इस तरह की मास लेवल के ऊपर जो है इंटरव्यू कॉल किए जाते हैं, तो वो डेट्स जो है वो जैसे अगर आप वहाँ पे शेयर करें हमें, तो जहाँ से हमने इंटरव्यू कॉल लेटर जो है वो डाउनलोड करते हैं अपना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटरव्यू कॉल लेटर की इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, जहाँ पर आप अपना सीएनआईसी और सब्जेक्ट या पेपर लिख सकते हैं। और इसके ऊपर अगर कुछ स्टूडेंट्स या थेरेपिस्ट क्लिक कर रहे हैं तो उस पर लिखा आ रहा है कि नो डेटा फाउंड। तो उससे ऊपर अगर इंस्ट्रक्शन देखें तो नेक्स्ट पेज के ऊपर शायद हमने हाईलाइट की है कि ये जो नंबर ऑफ इंटरव्यूज हैं, ये आर प्लान इन ऑर्डर ऑफ द एप्लीकेशन नंबर वाइज। सो 4 तारीख से ये स्टार्ट है, तो डे बाई डे जैसे जैसे ये इंटरव्यू की एप्लीकेशंस के नंबर आते जाएंगे तो उनके कॉल लेटर्स भी रिसीव होते जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से
बाय दिस वीक जो है वो शेड्यूल लाइकली है कि क्लियर हो जाए, क्योंकि कम से कम भी एक हफ्ता पहले जो है वो इंटरव्यू की कॉल जो है आ जाती है, ताकि जो नेसेसरी अरेंजमेंट्स हैं कैंडिडेट्स के एंड के ऊपर वो कर सकें। और मतलब यूनानिमस अभी डिसीजन हम्म, यही है कि 4 मई से स्टार्ट है, और 4 मई को जो जिनके लेटर्स इशू हो चुके हैं वो लाहौर में कंडक्ट किए जा रहे हैं। ठीक है सर। मतलब बैचेस की फॉर्म के अंदर इंटरव्यूज कंडक्ट होंगे एप्लीकेशन नंबर वाइज, जिनके पहले नंबर्स हैं उनको पहले कॉल लेटर रिसीव होंगे, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे 425 की तरफ तो उनको जी आहिस्ता जी आहिस्ता सबसे एंड पे रिसीव होंगे। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और उनमें भी टाइम जो है वो दिया जाता है ईमेल के थ्रू या उनके मैसेज के थ्रू, या यहाँ से भी वो डेली जो अपना दे सकते हैं। जो पीपीएससी का प्लानर है उसमें हम्म तो उन्होंने एक ही डेट दी हुई है 4 मई को, लेकिन हम्म 425 का इंटरव्यू कॉल करना एक दिन के अंदर पॉसिबल नहीं होता। बिल्कुल सर लाइकली बिल्कुल। है कि अगर वहां पर ही वो 4 या 5 पैनल बना दें उसी दिन में, तो लाइकली है कि पॉसिबल है कि ये एक ही दिन के अंदर हो जाए। उसमें ऐसा होता है कि एक से ज्यादा जो है वो इंटरव्यू पैनल्स बना दिए जाते हैं, 4 या 5 स्टेशन बना दिए जाएंगे, लेकिन ऑफिस वही होगा पब्लिक सर्विस मिशन का ही। और हम्म उसमें नुमाइंदगान जो है वो उनके पैनल के मुताबिक होंगे, तो लाइकली है कि ये पॉसिबल हो जाए। ओके। अदरवाइज ये है कि फिर बैचेस वाइज होता है, हम्म 50-50 करके या 100-100 करके जो है वो 3-4 दिन के अंदर जो है वो कंडक्ट की जाती है। ठीक है सर। अच्छा सर और सर्विस होगा, थोड़ा सा मैं हम्म बता दूं कि अगर इस तरह बैचेस वाइज होता है तो इसमें कोई सीनियर जूनियर लेवल का इशू नहीं होगा, हम्म क्योंकि सबका टेस्ट हुआ है, सब इकट्ठे जो पास होंगे और हम्म इकट्ठे लेटर इनके निकलेंगे, तो इनमें से कोई भी एक ज्वाइनिंग दे देगा तो उसकी सर्विस बाकियों की सर्विस ज्वाइनिंग के मुताबिक एक जैसी रहेगी। कोई आज दे रहा है, कोई 10 दिन बाद में दे रहा है, तो इससे सीनियर जूनियर होने का फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है दैट इज अबाउट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कि इंटरव्यू के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, अटेस्टेड करवाने ज़रूरी हैं या सिर्फ फोटो कॉपीज लेकर जानी है, ओरिजिनल लेकर जानी है, तो इसके बारे में गाइड कीजिएगा। इसके लिए इंस्ट्रक्शन जो है वो कॉल लेटर के ऊपर साथ दी गई हैं। उसमें कॉमन ये बात होगी कि आपके जो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके 2 सेट अच्छे बने हुए होने चाहिए और टेस्टेड होने चाहिए गस्टेड ऑफिसर के साथ, और उनकी वैलिडिटी और ऑथेंटिसिटी ज्यादा बेहतर होती है। और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का सेट होगा वो आपके इंटरव्यू के टाइम के ऊपर जो है वो चेक किया जाएगा। वो ठीक इंटरव्यू है। पैनल जो है वो करता है, और आपकी जो पिक्चर्स हैं वो मेरे ख्याल से 2-2 या 4-4 तस्वीरें भी जो है वो बैक एंड फोर्थ अटेस्टेड की हुई लाजमी होनी चाहिए साथ, सीएनआईसी की कॉपी के साथ। और इसमें अगेन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए, और आपके सीएनआईसी, और देन आपके फादर सीएनआईसी की कॉपी, और आपके डोमिसाइल की कॉपी, ये 3 इंपॉर्टेंट आपके पाकिस्तानी सिटीजन होने के हिसाब से जो है वो लाजमी होनी चाहिए। ठीक है सर, बाकी सारे से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आई थिंक स्क्रीन के ऊपर मेंशन है, तो जितने भी व्यूअर्स हैं वो यहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायर्ड है, और इसकी ओरिजिनल विद 2 सेट्स एज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर चमन लाल, तो ये हमारे पास होने ज़रूरी है। जी ये जरूरी होंगे। और उस वक्त परेशानी हो जाती है कि ये डॉक्यूमेंट्स की कॉपी नहीं है, बिकॉज के एक सेट उन्होंने पीपीएससी के रिकॉर्ड में रखना होता है, और एक जो है रिकमेंडेड कैंडिडेट का सेट जो है वो सेक्रेटरीट लाहौर भेजा जाता है, ताकि उसके ऊपर उनकी जो है फाइल बन के उनके ऑफिस में रहे, और उसके मुताबिक फिर उन्हें जो है वो ऑफर लेटर जो है वो जारी किया जाता है। ठीक है सर। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इंटरव्यू पैनल है जो इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे उसमें कौन कौन लोग होंगे, क्या वो सब फिजियोथेरेपिस्ट होंगे या हॉस्पिटल के और रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं या पीपीएससी के लोग होंगे, तो इसके बारे में गाइड कीजिए। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, उसके मुताबिक 4 या 5 नुमाइंदगान जो है वो मुख्तलिफ शोबों से लिए जाते हैं। नंबर एक तो पीपीएससी का ही एक पैनल का जो है मेंबर होगा। दूसरा सेक्रेटरीट हेल्थ में से मेंबर जो नॉमिनेट किया जाएगा। तीसरा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से एक नॉमिनी होगा। और एक जो है वो गवर्निंग बॉडी जो है, जिस तरह हम बात करते हैं प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, कमिश्नर हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो वहाँ पर उस पैनल का हिस्सा होते हैं। और देन लास्ट जो है वो आपका कोऑप्टेड मेंबर, या हम जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, वो उस टीम का हिस्सा होते हैं। ठीक है सर। और इनके जो वेन्यू की हमने जैसे बात की कि अगर तो हम लाहौर में ही, जैसे ये सुनने में है कि लाहौर में ही सबका इंटरव्यू किया जाएगा, बिकॉज के वहाँ पर सारे मेम्बरान की जो मौजूदगी है वो जल्दी हो सकती है, अवेलेबिलिटी हो सकती है अराउंड द क्लॉक भी।
तो ये इंटरव्यू जो है वहाँ पर कंडक्ट हो सकते हैं। और जो बाकी अगर शहरों के अंदर जो रिकमेंडेड इनके सेंटर्स हैं वहाँ पर फिर पैनल्स को अरेंज करना पड़ेगा उन्हें। तो वो एक ठीक है। टास्क हो जाता है, 1 या 2 दिन के लिए उनको एंगेज करना। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट वहाँ पे होना चाहिए, फिर उसके बाद इन्हीं सब मेम्बरान्स की एक एक जो है वो नॉमिनी भी होना चाहिए इन डिपार्टमेंट्स की तरफ से। तो तब जाके पैनल पूरा होता है, और एक साइकोलॉजिस्ट भी जो है वो साथ पैनल का हिस्सा होता है, जो कि हम्म। बॉडी लैंग्वेज और बाकी पॉजिटिविटी उसकी कैंडिडेट हम्म। की फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो रीड आउट कर रहा होता है। ठीक है सर। जो सर फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस के क्यूरीज हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट्स के अंदर से कितनी परसेंटेज है जो पूछी जाती है, या जनरल नॉलेज है, या पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उनसे, कि कौन से एरियाज को टच किया जाता है इंटरव्यू के अंदर। देखिए, आपके पास जो 5 मेंबर्स हैं, एटलीस्ट 5 तो लाजमी होते हैं। 5 में से सिर्फ एक जो है वो आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, जिसके पास 50 मार्क्स हैं, वो लास्ट में हम क्राइटेरिया दिखाते हैं। और बाकियों के पास जो है वो डिवाइडेड मार्क्स होते हैं, 10-10 मार्क्स होंगे या 15-15 मार्क्स होंगे। तो उसके लिहाज से 50%, 50 मार्क्स आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पास है, और 50% जो है वो बाकी पैनल के पास है। हम्म। 50 मार्क्स में से आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आपको जो है वो अपनी असेसमेंट के मुताबिक सब्जेक्ट के लिहाज से देगा, और वो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे। और बाकी जो 50 है उसमें आपका जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान का नॉलेज है, करंट अफेयर्स का नॉलेज है, और मालूमात आमा जिसे हम जीके कह हम्म। रहे हैं जनरल नॉलेज के हवाले से, प्रोविंसेस का नॉलेज है, आपको पाकिस्तान के बारे में वेयर अबाउट्स का नॉलेज है। ये इसमें से किए जाएंगे क्वेश्चंस। तो ये ठीक है सर। 50 मार्क्स जो हैं वो अपनी नौयत के मुताबिक है। अगर सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वाले डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो वो आपसे पूछ सकते हैं जी, गवर्नमेंट सरकारी जॉब में आ रहे हैं, आपको पता है कि कितनी गवर्नमेंट जॉब होती है, लीव्स कितनी होती हैं, परमानेंट लीव हम्म। कितनी होती है, कैजुअल लीव क्या होती है, लीव का तरीकाकार क्या है, आप किस जो है वो एक्ट के तहत जो है वो आप सिविल सर्विस जो ज्वाइन कर रहे हैं, आपके ऊपर कौन से सिविल सर्विस लॉ जो है वो अप्लाई होंगे। तो इसकी थोड़ी बहुत जो है वो नॉ होनी चाहिए हमें। और जो बाकी हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ वाले आपसे पूछ सकते हैं कि प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्शरी केयर हेल्थ सेटअप्स में क्या डिफरेंस है, कितने आप कौन से एरिया से आए हैं, वहां पर कौन कौन से यूनिट्स मौजूद हैं। मतलब हमें BHQ, THQ और DHQ और टर्शरी केयर, सेकेंडरी केयर, ये हमें हायरार्की पता होनी चाहिए। ठीक है सर। और बाकी जो सर 50 मार्क्स हैं वो क्योंकि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पास हैं, तो वो हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे वो स्पेसिफिक होंगे हमारी फिजियोथेरेपी फील्ड से रिलेटेड। सॉरी जी, इस हवाले से ये होगा कि आपके जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, कोशिश करें कि आप अपने क्लू लाइन जो है ना उन्हें कम्युनिकेट कर दें। क्लू लाइन कैसे, कि आपका एरिया ऑफ स्पेशलिटी जो है वो आप जवाब देते हुए अपने स्पेशलिस्ट को जो है वो बता सकते हैं, ताकि एरिया ऑफ कंसर्न जो है वो आपका डोमेन एरिया है, आपका मस्कुलोस्केलेटल है, आपका न्यूरो रिहैब है, आपका कार्डिक रिहैब का, आपका पीड्स का है। तो कोशिश ये होगी कि आपके थेरेपिस्ट जो है वो उसी डोमेन से जो है वो हम्म। आपको जो है कॉल करें, उससे पूछे। और बेसिक डेफिनेशन जो है वो इंपॉर्टेंट होती है, कि आप बेसिक डेफिनेशन अगर डिफाइन कर देते हैं तो पूरे पैनल के ऊपर एक अच्छा तासुर बनता है कि आपको एक बेसिक चीज आती है, और हमेशा बेसिक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज जो है वहां पे नहीं पूछी जाती। बेसिक कंसेप्ट के ऊपर ही जो है वो आप पजल हो जाते हैं, या आप उसको जवाब नहीं दे पाते, जिसकी वजह से आपका इंटरव्यू फेलियर की तरफ जाता है। तो आपको पहले छोटी छोटी डेफिनेशंस करनी है। जब आप हम्म। डेफिनेशन बता देंगे तो यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट। तो आपका हम्म। यही कॉन्फिडेंस को लेवल चेक करना चाह रहे होते हैं, बिकॉज के आप ये इतना डिग्री लेकर आए, आपने MS किया, आपने MPhil किया है, तो डेफिनेटली यू हैव लर्न। लेकिन आप उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये ज्यादा मैटर करता है, और यही आपका कॉन्फिडेंस उस वक्त होगा कि आप जो बताना चाह रहे हैं आप उसे बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं। जब डेफिनेशन पूरी हो जाएगी तो द पर्सन विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अदरवाइज फिर वो आपको उसी में उलझाएगा। और इसमें भी आपको कोशिश करनी है कि जिस लैंग्वेज में पूछा जाए, मतलब उर्दू या इंग्लिश, तो उसी मीडियम में आप ट्राई करें कि आंसर दें। अदरवाइज उर्दू में भी देते हैं तो कोई मजायका नहीं है, आपका आंसर ठीक होना चाहिए। ठीक होगी और सर। कॉन्फिडेंस आप, हम्म। अच्छा ये सर। इम्पोर्टेंट हम्म। होगी। अच्छा सर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है उन कैंडिडेट्स की तरफ से जिन्होंने पास किया है, कि पासिंग क्राइटेरिया अब जी, क्या होगा। जिस तरह रिटर्न एग्जाम का 40%, 40 मार्क्स थे क्वालिफाइंग, तो जो इंटरव्यू का पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा। ओके। इंटरव्यू के क्राइटेरिया की अगर हवाले से बात करें तो इंटरव्यू में आपके एजुकेशनल मार्क्स और आपके इंटरव्यू के मार्क्स शामिल होंगे।
इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो 100 मार्क्स हैं, जिसमें 50 मार्क्स आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के हैं और 50 मार्क्स जो है वो बाकी पैनल के हैं। जो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप देखें तो मेंबर्स के जो मार्क्स हैं वो 50 मार्क्स हैं, और 50 मार्क्स आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं उसे, हम कोऑप्टेड मेंबर भी कहते हैं। तो 50-50 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल 100 मार्क्स हैं। और आपके एजुकेशन के जो है वो 44 मार्क्स हैं, जिसमें मैट्रिक, इंटर, मैट्रिकुलेशन जो हम कह रहे हैं, और डीपीटी है आपकी। ये टोटल मिला के आपकी हाईएस्ट अगर परसेंटेज है, जिस तरह अगर आप फर्स्ट लाइन में देखते हैं कि आपकी मैट्रिक, इंटर और डीपीटी में हाईएस्ट परसेंटेज अगर आपके पास है, तो आपके टोटल मार्क्स 40 हो जाएंगे। और इसमें 4 मार्क्स आपके हायर क्वालिफिकेशन के ऐड हो जाएंगे, तो टोटल 44 मार्क्स होंगे, जो आपने लास्ट पेज पे भी आपने जो शो किया है कि क्वालिफिकेशन के आपके जो नंबर हैं वो आपके 40 मार्क्स आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन की हैं और 4 मार्क्स आपके हायर क्वालिफिकेशन के। तो टोटल आपके 44 मार्क्स हैं हायर क्वालिफिकेशन समेत। और इंटरव्यू के आपके 100 मार्क्स हैं। तो इस लिहाज से अगर आप देखते हैं तो आपके टोटल मार्क्स 144 बनते हैं, और इसके अंदर फिर आपको जो है वो मेरिट की डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी कि आपके एजुकेशनल मार्क्स आपके पास जो है इंटरव्यू के मिलाकर फिर आपको जो मेरिट के ऊपर जो है वो अपने आप को जस्टिफाई करना होगा। इंटरव्यू में आपके पैनल के मार्क्स और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के मार्क्स दोनों मिलाकर 100 मार्क्स बनते हैं। वो देखते हैं कि आप कितने वेल करते हैं, तो इस तरह टोटल मेरिट आपका जो है वो कैलकुलेट होगा। ऐसे जो पासिंग मार्क्स हैं आउट ऑफ दीज 100 मार्क्स, ये 50 मार्क्स हैं अगर हमने पास करना इंटरव्यू। जी जी, अगर पास करते हैं उसके ऊपर फिर मेरिट देखा जाएगा कि मेरिट कहाँ तक जो है वो लास्ट बनता है। अच्छा हर सर। 4 या 5 सीट्स के अगेंस्ट कितना मेरिट बन रहा है। ठीक है। अच्छा सर, कुछ लोग फेसबुक के ऊपर ये क्राइटेरिया भी सर्कुलेट कर रहे हैं कि ये क्राइटेरिया लगेगा पासिंग क्राइटेरिया बनाने के लिए, तो आप इसके बारे में गाइड करेंगे जो ये क्राइटेरिया, जो ये पिक्चर शेयर हो रही है फेसबुक पे, ये किसके लिए थी? ये अगर आप इसे पढ़े ना, मैट्रिक, इंटर, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, और टोटल मार्क्स दिए हुए हैं इसमें, और उसके बाद थर्ड, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ एग्जाम तक के दिए हुए हैं। तो ये आपका जो लेक्चरर की पोस्ट थी, ये उसके लिए क्राइटेरिया जो है अडॉप्ट किया गया था। एजुकेटर्स की भर्ती के लिए पीपीएससी के थ्रू जो की गई थी, ये उनका क्राइटेरिया है। आपका जो मेडिकल का अगला क्राइटेरिया है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर ही है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ये क्राइटेरिया है। और ये स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर कमीशन जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो है वो सेक्रेटरी को उन्होंने एड्रेस करके ये बनाकर भेजा हुआ है कि पीपीएससी इस क्राइटेरिया के मुताबिक जो है वो डॉक्टर्स और नॉन डॉक्टर्स की जो BS 17 एंड अबव है, इनकी जो अपॉइंटमेंट्स करती है। इसमें ठीक। मैंने जितना भी पढ़ा है ये क्राइटेरिया, मुझे कहीं पर भी एक्सपीरियंस के नंबर जो है वो नहीं नजर आए कहीं पर भी कि कोई एक्सपीरियंस के मार्क्स इसमें हैं। आज एजुकेशनल मार्क्स हैं आपके 44 मैक्सिमम, और 100 मार्क्स आपके इंटरव्यू के हैं इसमें। ठीक है सर। अच्छा सर, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, क्योंकि आप भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काफ़ी अरसे से सर्व कर रहे हैं, तो जो इंटरव्यू प्रोसेस है उसके लिए अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें जो भी कैंडिडेट्स अपेयर हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। सबसे पहले तो जो इसकी वैलिडिटी है, जो मार्क्स की मेरिट शीट बनेगी आपकी, जो इंटरव्यू की हम कहते हैं ना फाइनल लिस्ट बनती है, इसका इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 190 डेज होती है। जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट फोरम है, सेक्रेटरी है, पीपीएससी का चेयरमैन है, या पीपीएससी के जो डायरेक्टर्स हैं, जिन्होंने इसको हतमी शक्ल देनी है इस इंटरव्यू के बाद रिजल्ट्स की, वो 190 डेज के अंदर अंदर वैलिड रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इसका मतलब है कि हमें टोटल जो है वो 6 मंथ्स के अंदर अंदर ये जो है वो प्रोसेस, जैसे टेस्ट की डेट आई थी, फिर उसके बाद टेस्ट की डेट के बाद टेस्ट हुआ, उसके बाद फिर अब जो इंटरव्यू कॉल आएगी। अब इंटरव्यू जब बनेगी, इंटरव्यू हो जाएंगे तो फिर मेरिट लिस्ट बनेगी। उस मेरिट लिस्ट की फाइनल जब एक हतमी शक्ल हो जाएगी, उससे 190 डेज होते हैं इसकी वैलिडिटी के। और सेकंड ये कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आप पैनल की डिस्ट्रीब्यूशन देख लें, तो पैनल में आपके पास हमने बात की थी कि सेक्रेटरी हेल्थ का भी नुमाइंदा है, सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का भी नुमाइंदा है, पब्लिक सर्विस कमीशन से भी नुमाइंदा है, एक आपका कोऑप्टेड मेंबर या डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव मुराद कि आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है और साइकोलॉजिस्ट है। तो ये आपके जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है वो आपके फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, और बाकी जो है वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड, आपके पब्लिक सर्विस मैटर से रिलेटेड, और आपके पाकिस्तान से रिलेटेड मालूमात जो है वो
आपसे एक्सप्लोर करेंगे। तो इसके लिहाज से आपको करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, करंट जो आपके सिटिंग गवर्नर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, इंपॉर्टेंट सीट्स के ऊपर, हाई पोस्ट लेवल्स के ऊपर, इनके नाम आपको आने चाहिए। और जो हम बात करते हैं जनरल नॉलेज के हवाले से कि आपके कितने सूबे हैं, सूबों का रकबा और उनमें वजीर आला, और ये इंपॉर्टेंट जो पोस्ट हैं ये आपको हर सूबे की कम से कम पता होनी चाहिए। और वो पूछ लेते हैं कि जी आप किस शहर से आए हैं, उसकी तहसील कितनी है, उसके कितने जिले हैं, या कौन सी डिस्ट्रिक्ट है आपकी, आपका जो एरिया है या सिटी है या जोन है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर वर्क कर रहा है या डिवीजन लेवल के ऊपर वर्क कर रहा है या तहसील लेवल के ऊपर वर्क कर अच्छा रहा है। सर, जो हम अभी ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे तो उसके अंदर आपने डिस्कस किया था कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपके जो जी जी। आउटलुक है, आप किस तरह के कपड़े पहनकर जाते हैं, इसके भी स्कोरिंग होती है। वो लोग जज करते हैं इस चीज को कि मैं जो उसी तरफ हमारे आ रहा पास हूँ अभी कैंडिडेट्स हैं। कि हमारे पास जो साइकोलॉजिस्ट बैठा हुआ है, अब हम उसकी तरफ आ रहे हैं कि आपका जो अटायर है ये एक सूटेबल अटायर होना चाहिए कि जो आप पब्लिक सर्विस कमीशन का एक कम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं, तो यू शुड बी वेरी कम्पिटिटिव इन योर सेल्फ एज वेल, कि आप कितने कॉन्फिडेंटली जो है वो अपने अटायर को अच्छे से करके जा रहे हैं। आपका रफ एंड टफ नहीं है, आपके कॉम हेयर है, यू आर वेल मैनर्ड, आप बिहेव कर रहे हैं वहां पर, आप चेयर के ऊपर बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं या हाफ चेयर यूज कर रहे हैं बैठे हुए। आप पेन की टिक टिक तो नहीं कर रहे हैं, आप कोई रिंग वगैरह तो नहीं घुमा रहे हैं, आप फिंगर्स को तो कर्लिंग कर रहे हैं, पटाखे तो नहीं बजा रहे हैं, अक्सर ऐसा टेंशन में होता है। तो ये नर्वसनेस के साइंस होते हैं जो हम्म। कि साइकोलॉजी, बाकी भी जो इंटरव्यूअर होते हैं वो पैनल के इसे नोट कर रहे होते हैं। तो बी काम एंड रिलैक्स और अपनी बारी का इंतजार करें, जो क्वेश्चन उनका कंप्लीट हो जाए फिर आप उसे कंप्लीट सुन के समझ के फिर आपने आंसर देना है। आप जिस लैंग्वेज में वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कोशिश करें कि आप उसी में आंसर करें, इंग्लिश है या उर्दू है, ये दो ही मीडियम होंगे। तो अगर उर्दू में भी जवाब देते हैं तो बी कॉन्फिडेंट कि आप जो जवाब दे रहे हैं वो ठीक है। अगर नहीं आता तो यू कैन पास द क्वेश्चन। और इस लिहाज से आपको इफ बट नॉट ये इस्तेमाल नहीं करने हैं, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रहना है आपने। कोशिश करने के आप जो है वो पब्लिक सर्विस सर्विस को ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो आपका पूरा का पूरा जो थिंकिंग है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो ये देखते हैं कि हाउ मच पब्लिक सर्विस कितना करने वाला है, पब्लिक इंटरेस्ट कितना इसमें जो है वो इन्हें मिल रहा है, और पब्लिक इंटरेस्ट की तरफ कितनी बात करते हैं। तो ये इंतहा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको वो असेस कर रहे होते हैं कि ये पर्सन सुटेबल रहेगा पब्लिक सर्विस के लिए, पब्लिक जो है वो सर्विंग के लिए, या नहीं रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट होगा कि आप अपने अगर अटायर को ठीक करके जाते हैं, इसका मतलब है कि यू आर वेरी नीट एंड टाइडी एंड अकाउंटेबल टू योर सेल्फ, देयरफॉर यू कैन सर्व इन अ गुड मैनर। ठीक है सर। अच्छा सर, एक जो कंफ्यूजन है कैंडिडेट्स के अंदर वो ये है कि जो जब एडवर्टीजमेंट हुई थी इस पोस्ट की, तो वहाँ पे 2 इयर्स एक्सपीरियंस की बात की गई थी। तो कुछ फ्रेश ग्रेजुएट्स को ये कंफ्यूजन है कि क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या वो एलिजिबल नहीं है, या ये जो 2 साल का एक्सपीरियंस है ये कोई स्पेसिफिक डिसिप्लिन्स के लिए थे। तो उसके अंदर अगर आप हमें क्लैरिफाई करें, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं खास तौर पर उनको, कि ये जो 2 साल का एक्सपीरियंस है ये किसके लिए मांगा गया है। जी देखें, जैसे आपने ये शेयर की है, ये 9 फरवरी 2023 का एक्सपीरियंस का जो था उन्होंने शेयर किया था पीपीएससी के फोरम पर ही है कि 2 साल के एक्सपीरियंस जो बीएसपीटी थे जिनके 4 साल का प्रोग्राम था उनके लिए रिक्वायरमेंट थी। और ये रिक्वायरमेंट बाय लॉ थी, मींस के एसएनजेडी जो हमारा सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, जब इन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट की BS 17 की सर्विस को हायर करने के लिए सर्विस रूल्स बनाए थे, उसमें बीएसपीटी के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी था, जो कि यहाँ पर भी मेंशन किया है। और जो डीपीटी में जब ये अपग्रेड हो गया, तो फिर अब डीपीटी वाले जो फ्रेशली ग्रेजुएट जो अप्लाई कर रहे हैं और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। फर्दर आगे एक्सपीरियंस के कोई नंबर हैं तो आप क्राइटेरिया भी देख लें, जहाँ पे उनका मार्क्स का क्राइटेरिया है जिसमें 44 एकेडमिक्स के मार्क्स हैं, 100 मार्क्स जो वो इंटरव्यू के हैं, वहाँ कहीं पर भी एक्सपीरियंस का जिक्र नहीं किया गया। और अगर एक्सपीरियंस का जिक्र होता है तो वो साथ ही जॉब या पोस्ट की रिक्वायरमेंट का हिस्सा होता है। जैसे अगर बीएसपीटी वाले हैं, 2 साल का अगर एक्सपीरियंस प्रोड्यूस करते हैं तो वो उसकी जॉब रिक्वायरमेंट के लिए 2 साल जरूरी है, अदरवाइज वो एलिजिबल कैंडिडेट नहीं होंगे। दूसरा, ये जो एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं हम, जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं गवर्नमेंट सर्विस में या एडहॉक के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल जब अप्लाई करते हैं तो उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है कि ये अपना सर्विस रिकॉर्ड भी बताएं, ताकि उनकी अगर एज रिलैक्सेशन की कोई कंडीशन होती है तो उसमें काउंट हो जाती है, या प्रीवियस अगर सर्विस
कोई उनकी होगी तो वो उसमें काउंट हो जाएगी, उनके लिए ये सूटेबल रहता है या फ्रूटफुल रहता है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट पर और एडहॉक पर वर्क कर रही हैं वो सेम उसी कैटेगरी में है जैसे आप कोई फ्रेश ग्रेजुएट जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए उन्हें कोई एज नहीं है, मे बी उनको कोई सॉफ्ट क्वेश्चन ऐसा हो कि भाई ये ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं तो इसे कुछ फेवर दी जाए, और उन्होंने टेस्ट भी पास किया हुआ है, दैट इज ए प्लस पॉइंट। तो लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन दोनों में उनको करना जरूरी होगा कि इंटरव्यू क्लियर करना फ्रेश के लिए भी और ऑलरेडी जो वर्किंग सर्विंग है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उनके लिए भी, दोनों के लिए जरूरी होगा। ठीक। इसके मेरे लिहाज से जो यहाँ पर जितना सिनेरियो है इसमें कोई एक्स्ट्रा मार्क्स इसके नहीं है। ठीक है और सर। हम्म। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये ऐड करूंगा कि जो नए ग्रेजुएट्स हैं या नए थेरेपिस्ट हैं जो कि अभी फ्रेशली हैं या 2-3 साल जिनको हुए हैं उन्होंने भी अप्लाई किया है, तो वो कभी भी कोई भी ऐसा गलत डॉक्यूमेंट ना दें जो कि वेरीफाई ना हो, क्योंकि ये पब्लिक सर्विस कमीशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो आप डॉक्यूमेंट देंगे छोटे से छोटा वो आपका वेरीफाई होगा आपके मुतलका डिपार्टमेंट से जहां से वो इशू किया गया है। और अगर ये वेरीफाई ना हुआ तो ये फ्रॉड के केस में आ जाता है, जिसकी पनिशमेंट फॉर लाइफ जो है वो आपको बैन कर सकता है पीपीएससी। ठीक हो गया सर। तो समराइज अगर मैं करूँ तो जो 2 साल का एक्सपीरियंस है वो सिर्फ और सिर्फ जो बीएसपीटी जिनके पास डिग्री है उनके लिए है, और फ्रेश जो डीपीटी ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए ये जो रिक्वायरमेंट है वो मैंडेटरी नहीं है। जी, जो बीएसपीटी की है उनके लिए 2 साल का रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस जरूरी है, मैंडेटरी है। बाकी जो फ्रेश ग्रेजुएट है वो वैसे ही इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ अप्लाई कर रहे हैं। उन्हें ये एज है कि ये उन बीएसपीटी वालों के साथ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन जो है वो नंबर ऑफ चांसेस का है कि जैसे जो कैंडिडेट्स पास नहीं कर सके रिटर्न, या कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे जाहिर है 425 में से जो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकेंगे, तो उनके नंबर ऑफ चांसेस कितने हैं कि फ्यूचर के अंदर जब पीपीएससी जॉब्स आएंगी तो वो कितने दफा और अपेयर हो सकते हैं? तो इसके बारे में गाइड कीजिएगा। देखिए इसमें तो बहुत क्लियर पीपीएससी की स्टेटमेंट है। अगर नेक्स्ट स्लाइड करें तो 3 चांसेस हैं, और अगर तीनों चांसेस में वो फेल हो जाता है तो वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से जो हमारे पास मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे वो हमने सारे के सारे कवर किए हैं। और अगर हमारे व्यूअर्स के कोई और क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बता सकते हैं। तो सर आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगर हमें फ्यूचर के अंदर इस इन मामला से रिलेटेड गाइडेंस की ज़रूरत हुई तो हम आपको दोबारा तकलीफ देंगे। तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।